एक सवाल है जो आपके दिमाग में भी आता होगा और नहीं आता तो आना चाहिए कि सीयूटी का जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें अपनी मेन बुक जो ज़्यादातर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी है उसको करने का सही तरीका क्या होता है। आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स कुछ भी अगर कर रहे हैं तो मेन बुक को इस तरीके से कैसे करा जाए कि सीयूटी में एमसीक्यूज में मार्क्स ही ना कटे। बस वही आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। ट्रस्ट मी व्हेन आई से हमारे योद्धा बैचेस में जो स्ट्रेटेजी हम खुद फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली वही मैं आपको बताने वाला हूं। जिस तरीके से हम हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो चाहे आप बैचेस से पढ़ाई कर रहे हो, कहीं और से पढ़ाई कर रहे हो, खुद पढ़ाई कर रहे हो, ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। इसी तरीके से मेन बुक को पढ़ना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इस वीडियो के लिए यहां पर मैं पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी लेकर आया हूं, लेकिन घबराना मत। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं भी है तब भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, यहां पर मैं बताने आया हूं कि भाई कैसे क्वेश्चन बनते हैं सीयूटी में, जिससे पढ़ते समय आप कोई भी गलती ना करें। सबसे पहले मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एनसीईआरटी का या फिर किसी भी बुक का कोई भी चैप्टर हो, कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको चैप्टर समझना है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप एमसीक्यूज कर लोगे, सीयूटी में फुल ले आओगे, तो ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन भी हल्का सा ट्रिकी आया और यहां पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले। तो चैप्टर को समझना तो बहुत जरूरी है, इसलिए योद्धा बैच में भी हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, लेकिन समझने का तरीका हमें बदलना है। तरीका ऐसे बदलना है कि सीयूटी में थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं आते। आपको 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जिसमें ऑप्शन भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक वर्ड भी आपके दिमाग से निकल गया तो आपसे आंसर नहीं बनेगा। अगर आपने चैप्टर सही से करा है तो आपसे आंसर बनेंगे। अब सीयूटी में होता है यार कि क्वेश्चन बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। नंबर 1, डेटा। सीयूटी में डेटा वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। परसेंटेज बताओ, ईयर बताओ, नेम बताओ, फुल फॉर्म बताओ, ट्रीटी का नाम बताओ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां पर डेटा या फिर कोई फैक्ट दिया हुआ है वो बनता ही बनता है क्वेश्चन में। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलते हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गई। वो पॉइंट्स जिन्हें ब्रेक किया जा सकता है, आगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिन्हें ब्रेक किया जा सकता है उन्हें स्टेटमेंट में डाल दिया जाता है, मैच द फॉलोइंग में डाल दिया जाता है, असर्शन रीजन में डाल दिया जाता है। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि सीयूटी में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि सारे चैप्टर को मिला के कोई क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये सीयूटी है। तो वहां पर डेटा स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको पूरा आइडिया लगेगा। मान के चलते हैं कि मुझे नहीं मालूम ये चैप्टर क्या है, मैंने आज से पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, बोर्ड्स में भी नहीं पढ़ा मैंने। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी जिससे मेरे मार्क्स ना कटे। सबसे पहले तो ऑब्वियसली चैप्टर के नाम से हम शुरुआत करेंगे। क्लासेस में भी सबसे पहले हम 1 मिनट का टाइम लेते हैं और चैप्टर का नाम एक्सप्लेन करते हैं कि द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी लिखा है तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि मतलब ही नहीं पता रहेगा तो काम कैसे करोगे। इसके बाद अब ऐसा नहीं है कि ओवरव्यू दिया हुआ है तो इसको हमने स्किप कर दिया। जितना मुझे याद है मैंने लाइव क्लास में इस ओवरव्यू से 15 एमसीक्यूज करवाए थे। ठीक है, 15 एमसीक्यूज। और नीचे जो ये लाइंस दी हुई हैं इसको मिला के और इसको मिला के टोटल में 25 कुछ एमसीक्यूज बने थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चालू करेंगे इसको पढ़ने की। जैसे यहां पर एक लाइन निकल के आ रही है, द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड वॉज इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल वॉज टॉपल्ड बाय द पीपल इन 1989। इस लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स बन के आ रहे हैं, जैसे कि बर्लिन वॉल। यहां पर अगर ये लाइन नहीं होगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा पूरे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है। बर्लिन वॉल के बाद ये कब बनी? हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर, मतलब जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी। तो कोल्ड वॉर भी अपने आप में एक फिल इन द ब्लैंक बन सकता है। वॉज इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल, मतलब कोल्ड वॉर का ग्रेट नहीं, कोल्ड वॉर का ग्रेटेस्ट सिंबल हमारा बर्लिन वॉल का ये वाला काम था। तो ग्रेटेस्ट सिंबल। टॉपल्ड मतलब लोगों ने इसको तोड़ दिया, कब तोड़ा? 1989। मतलब यहां पर भी डैश लग के आ सकता है, यहां पर भी डैश लग के आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। इसके बाद लाइन आ रही है,
This dramatic event was followed by an equally dramatic and historic chain of events that led to the collapse of Second World. मतलब किसका कोलैप्स हुआ? सेकेंड वर्ल्ड का हुआ। मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस से कुछ वर्ड्स निकाल दिए जाएंगे तो वो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा। इन वर्ड्स की अपने आप में वैल्यू है और बस यही हमारे सीयूटी में आते हैं। तो ये वर्ड्स अगर मुझे याद हो गए तो ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं जाएगा। नीचे बढ़ते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। ये क्या सिंबलाइज करता था? डिवीजन। किसके बीच में? कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच में। यहां पे भी डैश लग सकता है, यहां पर भी लग सकता है, यहां पर भी लग सकता है। बिल्ट इन 1961, ईयर आ गया, डेटा आ गया, फैक्ट आ गया, ये तो आता ही आता है सीयूटी में। टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन, मतलब ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से सेपरेट करता था। हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए कि ये किसको सेपरेट करता था। तो कुल मिला के ये भी एक डेटा निकल के आ गया। This more than 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल stood for 28 years. ये 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी, 28 इयर्स तक रही और फाइनली लोगों ने 9 नवंबर 1989 में इसको तोड़ दिया। इतने सारे फैक्ट, इतने सारे पॉइंट्स बन रहे हैं। तो कुल मिला के पढ़ते समय बस मैं यही याद रखूंगा कि अगर मैं किसी लाइन को पढ़ रहा हूं तो उसमें से कौन सा वो वर्ड है जिसको निकाल दिया गया तो मेरा दिमाग घूम जाएगा, उसके बिना वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये आपका पहला पॉइंट निकल के आता है। मतलब बर्लिन वॉल को लोगों ने डैश तारीख को तोड़ दिया, तो ये तारीख के बिना ये सेंटेंस इनकम्प्लीट सा है। तो कहीं पर भी अगर ऐसे वर्ड्स, ऐसी लाइन निकल कर आती हैं तो समझ जाइए कि ये सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये तो पहला टॉपिक हुआ, अब आगे मैं आपको बताता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। एक टॉपिक निकल के आता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, वो क्यों टूट गया। मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपको ये लाइंस बताता हूं। यहां जैसे एक क्वेश्चन निकल के आया है कि सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री जो वर्ल्ड में थी वो एकदम से डिसइंटीग्रेट कैसे हो गई। क्या इससे कोई क्वेश्चन बन रहा है? नहीं, ये तो खुद हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। This is a question worth asking, not just to understand the Soviet Union and the end of communism, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse. क्या शानदार लाइन है, पहला नहीं है, आखिरी भी नहीं है, हो सकता है आगे और भी हो, लेकिन क्या इससे कोई एमसीक्यू बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये वाली लाइंस बोर्ड एग्जाम के लिए, चैप्टर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीयूटी में इनकी इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। क्या इन्हें स्किप करना है? नहीं। मैंने पहला पॉइंट क्या रखा था, आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन इन पॉइंट्स पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम लाइव क्लासेस में बिल्कुल इन पर टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन इसके बाद देखो, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। निकिता क्रूशेव 1894 में पैदा हुए, 1971 में इनकी डेथ हो गई। 1953 से 64 में ये सोवियत यूनियन के लीडर थे। सीधे सीधे डेटा, डेट्स सब आ रहा है। अब आप बोलोगे भैया ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कैसे होगा? बार बार रिवीजन करके होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करें। नंबर 1, अगर आप एनसीईआरटी या मेन बुक पढ़ोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, तो आपसे नहीं बनने वाला। नंबर 2, जहां कहीं पर भी आपको लगे कि इस वर्ड की अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, वो एमसीक्यू में बनेगा। और तीसरा, जो भी फिलर वर्ड्स आ रहे हैं उन पर फोकस नहीं करना है। फिलर वर्ड्स मतलब जिनकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, बस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए उनको लिख दिया गया है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिख दिया गया है, उनकी वैल्यू नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है, चलो ठीक है, इससे जो सीधे सीधे एमसीक्यूज आते हैं वो तो हमसे बन जाएंगे, लेकिन असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट, इसमें क्या करना है? तो इसमें जब आप पूरा सिलेबस कर लेंगे तो ये आपसे बनने लग जाएंगे। हो सकता है एक डेट यहां से आ जाए, दूसरी डेट इस पूरे से ना आके तीसरे चौथे पेज से आ जाए, तो हमें नहीं मालूम डेट कहां से आने वाली है, कहीं से भी आ सकती है, हो सकता है यहां से आ जाए। लेकिन अगर हमने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है तो फिर हमको दिक्कत नहीं होगी, हम आंसर कर लेंगे। असर्शन रीजन में कुछ भी नहीं होता है, ऊपर नीचे की लाइन उठ के आ जाती है। अगर आपको प्रॉपर मेन बुक की अंडरस्टैंडिंग है तो असर्शन रीजन आपसे बन जाएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लास्ट ईयर सीयूटी में एक इससे डायरेक्ट असर्शन रीजन आया था कि बहुत सारे माफिया इमर्ज हो गए इन कंट्रीज में, ठीक है, और उसके बाद नीचे दिया हुआ था कि इन लोग बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने लगे।
सारे बच्चे लिख के आए, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी बारीकी से पढ़ी होती, मैंने लाइव क्लास में भी बताया था, बच्चे कमेंट्स में बताएंगे, यहां दिया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं दिया हुआ है। एक वर्ड चेंज हुआ, आंसर गलत हो गया कि ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स दिया हुआ है। इसलिए आपको एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, एक एक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये टॉपिक अगर आप पढ़ रहे होते और आप बोलते कि यार अगर यहां से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को निकाल दिया जाए तो ये सेंटेंस अधूरा अधूरा लग रहा है, तो आप इसको नहीं भूलते। तो पढ़ते समय बस देखते रहिए कि कौन से वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बिना चीजें अधूरी हो जाती हैं, और इसके अलावा जो डेटा है, फैक्ट है, वो तो आपको करना ही करना है। पूरी एनसीईआरटी को निचोड़ लीजिए, पूरी मेन बुक को निचोड़ लीजिए और आपका काम हो जाएगा। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन अगर आपको मेहनत की जरूरत है तो योद्धा बैचेस जिंदाबाद। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, डोमेन्स में आपको पूरा 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 एनसीईआरटी मेन बुक करा देंगे और जनरल टेस्ट इंग्लिश का सिलेबस भी करा देंगे। योद्धा बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मैंने पूरी अपनी स्ट्रेटेजी आपको बता दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का नुकसान हो। आपको प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। कमेंट्स में बताइए आगे सीयूटी रिलेटेड किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए।